हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के पहले चैप्टर हिस्ट्री के पहले चैप्टर इतिहास लेखन और पश्चिमी परंपरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल्स में मैं इसको समझाऊंगा। आप बस ध्यान से सुनना, पूरा आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और काफ़ी इजी और आसान है चैप्टर, कुछ हार्ड नहीं है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। इतिहास लेखन की जो पश्चिमी परंपरा है, इस पार्ट में हमें वही दिया गया है और इसे काफ़ी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इतिहास लेखन क्या होता है। इतिहास लेखन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमें क्या क्या जांच करनी पड़ती है, हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, सब इसी पहले पेज में दिया हुआ है। हम पहले पेज में बस यही कुछ दिया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। भूतकालीन घटनाओं, इतिहास लेखन के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें? भूतकालीन घटनाओं का कालक्रम देखना पड़ता है, उसका आकलन करना पड़ता है, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होती है और उसके बाद उसकी जांच भी करनी होती है कि सही है कि नहीं, गलत है। अभी कोई भी ऐसा कुछ भी बोल दिया तो उसके ऊपर तो इतिहास नहीं लिखा जा सकता ना। और कहानियों द्वारा हम इतिहास लिख सकते हैं। कोई कहानी बता रहा है, उसको हम इतिहास मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। उसमें तथ्य की आवश्यकता होती है। तो तथ्य खोजते हैं और तथ्य की खोज करनी पड़ती है इतिहास लेखन लिखने के लिए। तो ये सब क्या है, इतिहास लेखन लिखने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये सब बातों की जानकारियाँ जांच करके ही इतिहास क्या कर रहा है, लिखा जाता है। और इतिहास लिखते समय हमें इतिहासकार के विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कोई दस्तावेज अभी मिल गया हमें, दस्तावेज असली है कि नहीं, उसे उसकी जांच करनी पड़ती है। अक्षरों में क्या घुमाव, भाषा शैली, किस काल की भाषा है वो, दस्तावेज के लिए उपयोग में लगे कागज़ का निर्माण कब हुआ था, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए हमें इतिहास लेखन लिखते समय क्या विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है जो कि हमें बता सकें। थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है इस वाले पैराग्राफ में। वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं में उपलब्ध ज्ञान की सत्यता और पड़ताल करने हेतु प्रायोगिक पद्धति एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंबन किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, वो लोग कोई खोज करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा करते हैं, सामने ही टेस्ट करते हैं सब। लेकिन अभी इतिहास लिखते समय क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूतकाल में हो गई होती है और हम उसे दोबारा दोहरा भी नहीं सकते और उसका दोबारा आकलन भी नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए क्या इतिहास में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा फिर हम ये सब, मतलब इतिहास नहीं लिख सकते ना, प्रत्यक्ष निरीक्षण तो हम कर नहीं सकते। इतिहास की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर विशेषज्ञों से जांच करा के ही इतिहास लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये पूरा वही है जो मैंने आपको पूरा बता दिया। इतिहास के अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न ज्ञान शाखाएं और संस्थान, यानी कि ये जो नीचे दिया गया है हमें, पुरातत्व विभाग, अभिलेखागार, हस्तलेख, पांडुलिपियाँ, पुराभिलेख, ये सब क्या है, इतिहास का अनुसंधान कार्य करते समय उसे सहायता प्रदान करती हैं, मदद करती हैं। अब पुरातत्व विभाग में हम लोग जैसे खुदाई के समय कुछ कुछ ऐतिहासिक चीज़ मिली, कुछ पुरानी, अब हमें देखना है किस कालखंड की है। तो हो सकता है पुरातत्व विभाग में पहले से ही उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, तो हम वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांडुलिपियाँ, अब जैसे कोई भाषा पत्थरों पर उकेरा हुआ हमें, अब जैसे कि अश्मयुगीन काल में पत्थरों के समय पत्थरों पर बहुत लिखा जाता था, तो उस समय का हमें कोई पत्थर मिला। अब हमें देखना है उस पर लिखी हुई लिपि कब की है। हो सकता है पांडुलिपि का अध्ययन जहाँ करके बहुत पुरानी चीज़ें जैसे पहले की मिली है, तो उसकी जानकारी जो है वो पांडुलिपिया के जो जगह है, पांडुलिपि का जहाँ अध्ययन किया जाता है वहाँ रख दी जाती है। तो अब वहाँ जाके हम चेक करेंगे, देखेंगे, तो उसकी हो सकता है उसके कुछ जानकारी हमें मिल जाए। तो ये सब इसी प्रकार से इतिहास लेखन का अनुसंधान कार्य जब हम करते हैं तो ये सब जानकारियाँ वहाँ जाके हम ले सकते हैं, मिल सकती है हमें कुछ जानकारी वहाँ से। इसीलिए क्या होता है, ये सब जो जगह है वो इतिहास के अनुसंधान कार्य में क्या होती है, सहायता प्रदान करने वाली होती है। तो ये भी आपको समझ गया होगा। चलिए नीचे चलते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इतिहास लेखन कैसे लिखा जा रहा था, मतलब पहले हो सकता है कैसी और तरीक़ों से लिखा जा रहा। तो पहले कैसे लिखा जाता था? पहले लिखा नहीं जाता था। हम इस समय इतिहास लेखन क्या कर रहे हैं, इतिहास लेखन लिख रहे हैं। लेकिन पहले क्या करा जाता था, मौखिक रूप से बोला जाता था। जैसा कि कथा कहानी आपने सुना है, आपके घर पे भी कई बार सोते समय सुनाया गया होगा सुनाया जाता होगा। तो क्या होता था, पहले मौखिक द्वारा था, अभी क्या हो गया, लिखित हो गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, इतिहास लेखन की परंपरा कहते हैं। तो इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का, चलिए अभी थोड़ा पढ़ते हैं। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा संरचना की जाती है। इस प्रकार की प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन को क्या कहते हैं, पद्धति को क्या कहते हैं, इतिहास लेखन कहते हैं। इतिहास का जो अध्ययन करता है, जो प्रस्तुति करता है,
जो मतलब इतिहास को लिखता है उसे क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। और इतिहासकार क्या, अभी देखो इतिहास की प्रस्तुति करते समय हर बात का जिक्र करना, हर बात का मतलब उल्लेख करना संभव नहीं होता ना। तो वो इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप तक क्या ले जाना चाहता है, क्या बताना चाहता है वो आपको। तो वो अपने दिमाग से मतलब उस चीज़ों का चयन करता है, उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को लिखता है। तो वो आप तक क्या ले जाना चाहता है ये उसके ऊपर वो करता है, निर्भर करता है कि वो आप तक क्या ले जाना चाहता है। तो वो घटनाएँ को चुनता है, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करता है। तो इससे क्या दिखता है? उसकी वैचारिक लेखन शैली निर्धारित की जाती है उसके अनुसार कि वो हम तक क्या ले जाना चाहता है। उससे क्या होता है? उसकी लेखन शैली को निर्धारित करता है, उसकी लेखन शैली पर निर्धारित करता है वो। तो चलो ये वैसे भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है पेपर में। तो विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। किस प्रकार? जैसे कि अभी लिखा जा रहा है, वैसे विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में पहले ऐसा नहीं था। पहले इसका अर्थ यह नहीं है, लेकिन इसके वजह से हम क्या ये नहीं कह सकते कि उन लोगों को भूतकाल के बारे में जिज्ञासा नहीं थी, मतलब अपने पूर्वजों के बारे में जानने की। तो वहाँ क्या किया जाता है? वहाँ यही चीज़ की जाती है, मौखिक रूप से बोला जाता था पहले। मतलब उन्हें लिखने का तो पता नहीं था, तो इसलिए वो मौखिक रूप द्वारा बोलते थे। वीर पराक्रम की बातें आपने सुनी होगी बहुत, तो मुँह द्वारा बोला जाता था, लेकिन वो भी हमारा क्या था? इतिहास था। आपने बहुत जगह ऐसी गुफ़ाओं देखी होगी, जैसे अजंता एलोरा की गुफ़ाएँ, उस पर चित्र बनाए गए हैं, गुफ़ाओं में चित्र बना दिए जाते थे, कहानियाँ कहते थे, गीतों शौर्य गीत कहा जाता था, गायन कराया जाता था। जैसी परंपराएँ विश्व की संस्कृतियों में क्या थी? प्रचलित थी उस। तो चलिए अभी हम इस शिलालेख के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हो सकता है इसके अंदर से भी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे जाएँ, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना आवश्यक हो गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। फ्रांस के लूव्र संग्रहालय का सबसे अति प्राचीन शिलालेख। यह शिलालेख कितना पुराना है? करीब 4500 वर्ष पुराना शिलालेख है ये। इस शिला में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हाथ में ढाल और भाला लिए हुए सैनिकों की अनुशासित पंक्ति दिख रही है और उसका नेतृत्व करता हुआ एक सेनानी दिख रहा है। इस पत्थर में क्या माना जाता है कि यह पत्थर सुमेर संस्कृति का है और उस समय दो राजाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन इस शिलालेख में मिलता है। तो बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं है। मेसोपोटामिया के, और एक बात यहाँ पे याद रखना, ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित अंकन करने की परंपरा का प्रारंभ मेसोपोटामिया की सुमेर संस्कृति में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एमसीक्यू में। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये सब उतना है। आधुनिक इतिहास लेखन। तो अभी आधुनिक इतिहास लेखन पढ़ते हैं क्या होता है आधुनिक इतिहास लेखन में। आधुनिक इतिहास मतलब अब नए प्रकार से जब लिखित अंकन किए जाने लगा इतिहास का, तब से इतिहास कैसा लिखा जा रहा है। तो आधुनिक इतिहास लेखन की करीब 4 मुख्य विशेषताएं हैं, इसको पढ़ लेते हैं। यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। यानी कि हम जो आधुनिक इतिहास लेखन लिखते हैं उसमें वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लिखते हैं, मतलब उसका निरीक्षण करते हैं हम। ये प्रश्न कैसे होते हैं? मानव केंद्रित होते हैं। अर्थात ये है प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य व्यापारों से संबंधित होते हैं। इतिहास में उन दोनों कार्य व्यापारों का संबंध देवी देवताओं अथवा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। अच्छा, तो मतलब वो जो प्रश्न होते हैं वो कार्य व्यापारों से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। उसका कहानियों द्वारा उसे नहीं जोड़ा जाता कहानियों के साथ। यहाँ पे देवी देवताओं लिखना गलत था, ऐसे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकता है। मैं बोलूँगा इनको सिर्फ कथा कहानी लिखना चाहिए था, देवी देवताओं ऐसा किसी के उस पर नहीं बोलना चाहिए था। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। अतः इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना तर्कपूर्ण और सुसंगति बैठने वाली होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब काफ़ी इजी है, समझाने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। तो चौथा वाला देख लेते हैं। भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। भूतकाल में मानव समाज ने जो कार्य किए हैं, कार्य व्यापार किए हैं, उसके आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। प्रयुक्त विशेषताओं से युक्त आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीच प्राचीन ग्रीक अर्थात यूनानी इतिहासकारों
के लेखन पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हिस्ट्री शब्द है जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ये शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। और यह 5वीं शताब्दी में हीरोडोटस नाम के एक ग्रीक इतिहासकार ने लिखा था। ये लाइन आप याद कर देना, ये एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है। और इस बार शायद, इस बार नहीं अगली बार पूछा भी गया था बोर्ड पेपर में। ग्रीक इतिहासकार हीरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने द हिस्ट्रीज ग्रंथ में किया था। तो इतना याद रखना, हिस्ट्रीज ग्रंथ में किया था, ये याद रख लेना ये। और हिस्ट्री 5वीं शताब्दी में कब किया था ये भी याद रख लेना। तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इधर आगे बढ़। तो चलिए अभी देखते हैं यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए समाज और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है, यह विश्वास विचारकों को होने लगा था। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन जैसे क्षेत्र को क्या मतलब उल्लेखनीय प्रगति हुई, दर्शन को ज़्यादा महत्व दे दिया गया। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए समाज और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव हुआ, यह विश्वास विचारकों को होने लगा था। आगामी समय में यूरोप अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ। यानी अभी इतिहास जैसे विषय को भी मतलब अध्ययन किया जाना चाहिए, इस पर विचार और विमर्श होने लगा। फलस्वरूप इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को महत्व प्राप्त हो गया। 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में सर्वत्र ईश्वर संबंधी विचार विमर्श करना और उस संबंध में दर्शन जैसे विषयों को ही अधिक महत्व दिया जाता था। परंतु इस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। 1837 में जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में पहली बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इतिहास के केंद्र बने। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आता है? 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में ईश्वर संबंधी विचार विमर्श और दर्शन जैसे क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और दर्शन जैसे क्षेत्रों को कम महत्व दिया जाने लगा। और 1837 में जब पहली बार जर्मनी में गोटिंगेन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इस विद्यालय में पहली बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान दिया गया और एक विषय घोषित कर दिया गया। उसके पहले इतिहास पर पढ़े जाने पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके बाद से इतिहास को भी एक विषय दिया गया और उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ने की आज्ञा दे दी गई। और उसके बाद अन्य और विश्वविद्यालय बने इतिहास के और भी अध्ययन केंद्र बने। तो इस पैराग्राफ का इतना ही मतलब था। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अभी यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास लेखन कैसा किया जाना चाहिए। अब क्या हुआ, यूरोप में जब इतिहास विषय को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, उसको एक विषय के रूप में स्वीकार किया गया और विश्वविद्यालय में जब इतिहास विषय पढ़ाया गया तो यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण विचारक थे, उन्होंने इस पर अपना विचार प्रस्तुत किया कि इतिहास कैसा लिखा जाना चाहिए, उस पर किन किन साधनों पर, किन किन कागजातों पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले विचारकारक हैं रेने देकार्त। तो इन्होंने इतिहास लिखने पर क्या कहा है, चलिए देखते हैं। मैं पूरा पैराग्राफ नहीं बताऊंगा, अच्छा एकदम मेन पॉइंट आपको बताऊंगा। आपको पेपर में भी यही लिखना है, आपको फुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता, कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। इन्होंने क्या कहा था, ये देखिए यही मेन चीज़ है। इनका क्या कहना था, इतिहास विषय कैसा लिखा जाना चाहिए, उसके ऐतिहासिक साधन जो इतिहास लेखन लिखने के लिए ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया जाता है, उसकी जांच की जानी चाहिए। और ख़ास करके इसकी विशेषता, देखो क्या लिखा है, कागजातों की विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इनके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और वह नियम यह है कि जब तो कोई बात सत्य है, ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक कोई ऐसा नियम नहीं बन गया कि मतलब हाँ यही सच है, लॉ नहीं बन गया, तब तक उसे मानना नहीं चाहिए। ये इस अपने डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ के जरिए ये कहना चाहते हैं।
तो इनका ये नियम, इसमें देखिए आपको क्या अमेंडमेंट पूछा जा सकता है कि रेने देकार्त ने इतिहास विषय के संदर्भ में क्या कहा। तो आप क्या लिखेंगे, इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की और विशेषकर कागजातों की विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए, ये रेने देकार्त ने कहा था। और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसमें उन्होंने कौन सा नियम लिखा था, जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित ना हो तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरे विचारक हैं वोल्टेयर। तो वोल्टेयर का के बारे में यहाँ क्या दिया है, वोल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरवे था। फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने इतिहास के लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का भी विचार किया जाना आवश्यक होता है। यानी इन्होंने क्या कहा कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य की घटनाओं तक मत ध्यान दो, समाज में प्रचलित जो परंपराएं हैं, व्यापार हैं, आर्थिक व्यवस्था, किसान, कृषि से संबंधित भी जो जानकारियां हैं वो इतिहास में लिखी जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ और इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखन का जनक था। यानी उसने इतिहास में सिर्फ वस्तुनिष्ठ सत्य, यानी वोल्टेयर ने क्या कहा, वोल्टेयर ने कहा इतिहास को प्रस्तुत करते समय जो मानव जीवन का भी विचार किया जाना चाहिए। इसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा गया। याद कीजिए, इतिहास का जनक नहीं, आधुनिक इतिहास लेखन आपके इतिहास का लेखन का जनक कहा जाता है। तो इसमें से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, वोल्टेयर का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको क्या लिखना है, फ्रांसवा मरी अरवे। तो और इन्होंने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया, तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, आर्थिक व्यवहार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार भी किया जाना चाहिए। तो आपको ये सब लिखना है। और ये पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है आगे पूछा भी गया शायद से, कि वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक क्यों कहा जाता है। तो आपको ये भी आंसर मिल जाएगा इसी में। या तो आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आधुनिक इतिहास लेखक का जनक कौन था, तो कौन था, वोल्टेयर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना ताकि इसका सेकंड पार्ट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दूसरे वीडियो में